हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज़ किरण कुहार और मैं हूं आपकी पेपर 2 यूजीसी नेट ज्योग्राफी की ट्रेनर। लाइव क्लास शुरू हो गई है। जल्दी से जल्दी अपनी लाइव क्लास जो है आप लोग ज्वाइन करो ताकि हम अपना जो सेशन है उसको आगे बढ़ाएं। और आज हम अपना ये टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे और इसके बाद जो है हमारे 4 से 5 टॉपिक रह जाएंगे। आपका है फ्लूवियल जियोमॉर्फोलॉजी, एरिड जियोमॉर्फोलॉजी, कास्ट जियोमॉर्फोलॉजी, आपका कोस्टल जियोमॉर्फोलॉजी और ग्लेशियल जियोमॉर्फोलॉजी। तो 5 क्लास में हमारे कंप्लीट हो जाएगा और एक आपका टॉपिक रहता है मास मूवमेंट। तो आपके 19 से 20 जो आपके टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो शुरू करेंगे। तो 2 मिनट वेट कर लेते हैं और उसके बाद जो क्लास है वो शुरू करते हैं। तब तक मेरे को एक बार ये बताओ कि ऑडियो वीडियो क्या सब लोगों को क्लियर है? गुड इवनिंग अजय। आप लोग मुझे बताओ कि आप लोगों को ऑडियो वीडियो क्लियर है, आपको डिस्प्ले शो हो रहा है? बेटे ऑडियो वीडियो क्लियर है आप सबको? गुड इवनिंग सविता। ओके, सब भी क्लियर है। तो देखो, पहले मैं आपको एक बार आज हमने जो टॉपिक शुरू किया है ना उसका मैंने बोला था आपको ओवरव्यू दूंगी, तो एक बार शुरू कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया था ड्रेनेज बेसिन क्या होती है। ड्रेनेज बेसिन या ड्रेन कैचमेंट एरिया क्या होता है? ड्रेन अपवाह बेसिन जिसको बोलते हैं, अपवाह बेसिन वो सारा एरिया होता है जिसपे आपकी मेन रिवर और मेन रिवर की सारी जो ट्रिब्यूटरी है वो उस एरिया को ड्रेन करती है और जितने एरिया में वो फैली होती है उसको बोला जाता है उसका कैचमेंट एरिया। ये जहां तक ये इसकी लिमिट है इसको बोला जाता है आपका कैचमेंट एरिया। और ड्रेनेज बेसिन क्या है? अपवाह बेसिन है कि ये आपकी मेन रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरी कितने एरिया को पानी प्रोवाइड कर रही है इसको बोला जाता है आपका ड्रेनेज बेसिन। और इस ड्रेनेज को यानी कि इस अपवाह को पानी कहाँ से मिलता है? या तो आपका बारिश की वजह से इसको पानी मिल रहा है या आपका स्नो मेल्टिंग यानी कि बर्फ के पिघलने की वजह से इसको पानी मिल रहा है। तो ये होता है आपका ड्रेनेज बेसिन। और पैटर्न क्या होता है? ड्रेनेज पैटर्न होता है वो सीक्वेंस या अरेंजमेंट जिसमें आपकी जो नदियां है फैली हुई होती हैं। और ये जो ड्रेनेज पैटर्न है ये किससे आपका इन्फ्लुएंस या इफेक्टेड होता है? आपका होता है जियोमॉर्फोलॉजी से। किसी भी जगह की जियोमॉर्फोलॉजी से, वहाँ की क्लाइमेट से, वहाँ की टोपोग्राफी से और वहाँ की स्लोप से, इन सब से आपका जो ड्रेनेज पैटर्न है वो इफेक्ट होता है। अगर मान लो ये आपका कोई एरिया है और इस एरिया में जो रॉक्स बिछी हुई हैं वो एक हार्ड रॉक और एक सॉफ्ट रॉक, एक हार्ड रॉक और एक सॉफ्ट रॉक है। तो अब इन हार्ड रॉक और सॉफ्ट की वजह रॉक की वजह से वहां पे जो ड्रेनेज पैटर्न बनेगा वो अलग तरीके का बनेगा। आपका रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न मिल सकता है, आपका बार ड्रेनेज पैटर्न मिल सकता है, ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न मिल सकता है। एक होता है आपका सेंट्रीपीटल। सेंट्रीपीटल ड्रेनेज बेसिन क्या होता है? जिसमें आपकी सारी नदियां एक पॉइंट में आके जो है अपना क्या करती हैं, या तो सारी नदियां एक पॉइंट में आके अपना पानी गिरा देती हैं या सभी नदियों का ओरिजिन क्या होता है? एक पहाड़ी से होता है। ठीक है, आपका दो होता है, एक होता है सेंट्रीपीटल और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल, ये आगे पढ़ेंगे। ये हो गया आपके ड्रेनेज पैटर्न की बात। अब आपको ड्रेनेज जो पैटर्न है वो दो टाइप में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला है आपका डिस्कोर्डेंट ड्रेनेज और इस डिस्कोर्डेंट ड्रेनेज को आपका क्या बोला जाता है? इन सीक्वेंट। इन सीक्वेंट
और कॉन्कॉर्डेंट ड्रेनेज, इसको बोला जाता है सीक्वेंट ड्रेनेज। ठीक है, इस कॉन्कॉर्डेंट ड्रेनेज के चार टाइप आपका कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम, सबसीक्वेंट स्ट्रीम, रीसीक्वेंट स्ट्रीम और ऑब्सीक्वेंट स्ट्रीम। वही आपके इनकॉन्सिक्वेंट के है सुपर इम्पोज्ड और एंटीसीडेंट। इनमें मैंने आपको ये चारों के बारे में, छहों के बारे में बता दिया था। आपका सबसे पहले यानी कि कोई भी ये एरिया है, इस एरिया में सबसे पहले जो रिवर का ओरिजिन होता है उसको बोला जाता है आपकी मेन रिवर, और इस मेन रिवर को कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम या आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रीम या इसको डिप स्ट्रीम बोला जाता है। वही जब आपकी मेन नदी से आके उसकी ट्रिब्यूटरी 90 डिग्री पर मिल जाती है तो उसको बोला जाता है सबसीक्वेंट स्ट्रीम, या इसको आप लेटरल स्ट्रीम या इसको आप ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम भी बोल सकते हो। उसके बाद ओरिजिन होता है ऑब्सीक्वेंट स्ट्रीम का। ऑब्सीक्वेंट स्ट्रीम कौन सी स्ट्रीम है? जो मेन नदी के अपोजिट डायरेक्शन में बहती है। मान लो आपकी मेन नदी बह रही है नॉर्थ टू साउथ की तरफ आ रही है, तो आपकी ये जो ऑब्सीक्वेंट स्ट्रीम होगी वो होगी साउथ टू नॉर्थ की तरफ, इसकी डायरेक्शन होगी। उसके बाद आता है आपका लास्ट रीसीक्वेंट स्ट्रीम। रीसीक्वेंट स्ट्रीम कौन सी स्ट्रीम है? जो मेन नदी के डायरेक्शन में ही बहती है, यानी कि नॉर्थ टू साउथ ही बहती है, लेकिन इसका जो ओरिजिन हुआ है वो इस मेन नदी के बहुत समय बाद हुआ है, इसलिए इसको बोला जाता है रीसीक्वेंट। री का मतलब होता है दोबारा, सीक्वेंट का मतलब होता है सीक्वेंस में आना, यानी कि जब दोबारा नदी अपने सीक्वेंस में आती है तो उसको बोला जाता है रीसीक्वेंट स्ट्रीम। और ओ से याद रखना ऑपोजिट। ठीक है, तो ये आपको मैंने बताया था। अब है आपका एक है एंटीसीडेंट ड्रेनेज। एंटीसीडेंट जो रिवर है वो रिवर है जो ढाल के अनुसार अपने आप को नहीं ढालती हैं, यानी कि अगर आप इनका ये मार्ग पहले इस डायरेक्शन से था तो ये इसी डायरेक्शन से बहती है, ये इस स्लोप को ही काट देंगी। अपने रास्ते में आने वाले हर बैरियर को ये काट देती हैं, अपने रास्ते में ये किसी को भी एक्सेप्ट नहीं करती हैं। और एंटीसीडेंट रिवर में आपकी जो है सिंधु नदी है। जैसे मैंने आपको सिंधु नदी का एग्जांपल दिया था कि ये आपकी कैलाश रेंज से होते हुए फिर आपका कराकोरम लद्दाख, लद्दाख से होते हुए फिर आपका पीर पंजाल श्रेणी में एंटर करने के बाद पाकिस्तान में जाके कराची में जाके अरब सागर में गिर जाती है। तो ये जो आपकी इंडस रिवर है, इंडस रिवर देखो इसका तो पहले से यही डायरेक्शन थी, लेकिन आपके कराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, इनका ओरिजिन हुआ है ना इसके बाद। तो इस रिवर ने क्या किया, कराकोरम को भी काट दिया और कराकोरम को काट के वहां गहरा गोर्ज बनाया। आपके जो लद्दाख है, लद्दाख को भी काट दिया। ठीक है, और लद्दाख के बाद फिर जास्कर को काट दिया और पीर पंजाल को काटते हुए पंजाब में जाके अरब श्रेणी, अरब जो सी है उसमें जाके गिर गई। ये होती है आपकी सुपर इम्पोज, आपका एंटीसीडेंट। सुपर इम्पोज ड्रेनेज कौन सा होता है? सुपर इम्पोज ड्रेनेज भी वही होता है कि आपका एक जो आपका क्या होता है, एक जो लैंड फॉर्म होता है उस पर ही इम्पोज हो जाती हैं ये। ठीक है, ये क्या है, अपने इस लैंड फॉर्म को नहीं छोड़ती है। और रिवर का भी जो रास्ता है ये डेविएट, रिवर अपना रास्ता जो है डेविएट नहीं करती, अपने इस स्लोप पर ही फॉलो करती रहती हैं। ठीक है, डिस्कॉर्डेंट और कॉनकॉर्डेंट में मेन क्या डिफरेंस है बेटे? कॉनकॉर्डेंट ड्रेनेज का मतलब है सीक्वेंट, यानी कि ये वे नदियां हैं जो ढाल को फॉलो करती है, विच फॉलो द ढाल। और डिस्कॉर्डेंट ड्रेनेज वो ड्रेनेज है जो स्लोप को फॉलो नहीं करती। ये देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है सीक्वेंट स्ट्रीम और इनसीक्वेंट स्ट्रीम। सीक्वेंट स्ट्रीम को बोला जाता है कॉनकॉर्डेंट और इनसीक्वेंट को बोला जाता है डिस्कॉर्डेंट। सीक्वेंट स्ट्रीम वे स्ट्रीम होती है जो आपके रीजनल स्लोप को क्या करती हैं, फॉलो करती है और अपने स्लोप के अकॉर्डिंग जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाती हैं। जबकि आपकी डिस्कॉर्डेंट वे होती हैं विच डू नॉट फॉलो द रीजनल स्लोप, जो स्लोप को फॉलो नहीं करता और जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट नहीं करता। ये होता है आपका कॉनकॉर्डेंट या डिस्कॉर्डेंट। हिंदी में ये देखो, ये लिख रखा है अनुक्रमिक धाराएं और असंगत धाराएं।
अनुक्रमिक धाराएं वे धाराएं होते हैं जो क्षेत्रीय ढलान का अनुसरण करती हैं और भूवैज्ञानिक संरचनाओं के साथ अच्छी तरह से संयोजित होती है। यानी कि अपनी जियोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर होता है वहां पे जैसी रॉक्स होती है उनके अनुसार ही अपने आप को जो है ये ढाल लेती हैं, जबकि ये असंगत धाराएं या आपकी जो पूर्ववर्ती धाराएं हैं, आपका जो कर्मिक धाराएं हैं वो क्या करती है, वो स्लोप को फॉलो नहीं करती और ढलान का पालन नहीं करती और भूवैज्ञानिक संरचनाओं से संयोजित नहीं होती है। ये होता है आपका कॉन्कोर्डेंट और डिस्कोर्डेंट का मतलब। आप लिख लो, इस कॉन्कोर्डेंट को बोलते हैं सीक्वेंट और डिस्कोर्डेंट को बोलते हैं इनसीक्वेंट। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा है। अब यहां तक अगर किसी को भी कोई भी डाउट है तो वो बता सकता है, अदरवाइज हम अपनी जो क्लास है वो शुरू करते हैं। सबको क्लियर है? देखो यहाँ पे आपका एंटीसीडेंट स्ट्रीम है, इसका एग्जांपल दे रखा है। देखो ये नदी क्या है, इसकी डायरेक्शन ये थी, ठीक है। अब इसके बीच में, रुक जाओ, ये देखो, ये आपका नदी पहले ऐसे बह रही थी, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, धीरे धीरे इसके जो रास्ता है, रास्ते में ढाल का क्या हो गया है, ये आपका पहाड़ जैसा कुछ ओरिजिनेट हो गया है। लेकिन इस नदी ने अपना रास्ता यहाँ से नहीं बदला या यहाँ से नहीं बदला, ये नदी इस वाले जो पहाड़ को है यहाँ से कट करके ही आगे जा रही है। कट कैसे कर रही है, ये देखो यहाँ पे आपका ये क्या, ये पूरा आपका माउंटेन आ गया, यहाँ से ये पानी क्या करता है, गुफा बना देता है इसका इरोजन करके और अपना पाथ यहीं से बनाता है, अपने पाथ को चेंज नहीं करती है। ये होता है आपका एंटीसीडेंट रिवर, ठीक है। जहां से बह रही है वहीं से बहेंगी, अपना रास्ता चेंज नहीं करेंगी। लेकिन अगर इसकी जगह अगर आपकी ये कॉन्सिक्वेंट रिवर होती तो वो क्या करती, वो जैसे अब ये बीच में आपका क्या आ गया, आपका पहाड़ आ गया ना, तो वो अपना रास्ता या तो यहाँ से बना लेती या अपना रास्ता यहाँ से बना लेती, लेकिन चेंज कर देती। बट आपकी एंटीसीडेंट रिवर उसी रास्ते से बहेंगी, उनको भी जिद आ जाती है, वो इरोजन कर देती हैं, लेकिन अपना रास्ता नहीं बदलती हैं। ये होती है आपकी एंटीसीडेंट रिवर। और इन्हीं स्टेटमेंट से अभी तक आपके क्वेश्चन आए हैं यहाँ से, ठीक है। अब उसके बाद है सुपर इम्पोज्ड ड्रेनेज सिस्टम। अब ये सुपर इम्पोज्ड ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, ये आपकी जो एंटीसीडेंट स्ट्रीम होती है ना, यानी कि जो पूर्ववर्ती धाराओं की तरह ही आपकी आरोपित धाराएं होती हैं, और ये जो आरोपित धाराएं हैं, कॉन्सिक्वेंट का एग्जाम्पल, कॉन्सिक्वेंट का एग्जाम्पल अभी तो बेटे मैंने दिया था। कॉन्सिक्वेंट का जो एग्जाम्पल है आप ले सकते हो इसमें, जो कोस्टल प्लेन की जो आपकी नदियां है ना, यानी कि आपकी जो तटवर्ती जो नदियां हैं वो मोस्टली कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम है। जैसे है आपका ये कृष्णा है, कावेरी है, गोदावरी है, महानदी है, ये कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम के एग्जाम्पल है मोस्टली, ठीक है। अब आपका है सुपर इम्पोज्ड ड्रेनेज सिस्टम। सुपर इम्पोज्ड जो स्ट्रीम होती हैं वो भी जो रीजनल जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है, यानी कि जो एक कोई रीजन है उस रीजन का जो भी स्ट्रक्चर है, चाहे वहां पे कैसी भी रोक है या कोई माउंटेन उठ गया है, वो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को सेट नहीं करती हैं, इसलिए इनको एंटी कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम भी कहते हैं। देखो अगर वहां पर मान लो अगर कहीं पर नदी नहीं भी होती है ना, तो ये नदियां ऐसी है कि वहां फोर्सफुली जबरदस्ती अपना जो रास्ता ना वो बनाती हैं, ठीक है। रास्ता कैसे बनाती है, डाउन कटिंग यानी कि इरोजन करके नीचे से काटती रहती हैं,
आपने कभी देखा है, आपकी कोई नदी है, वो आपको सामने दीवार दिख रही है लेकिन पानी की भी आवाज आ रही है, वो पानी कैसे जाता है? अंडरग्राउंड वाटर जो होता है, पानी नीचे से बहने लगता है और इन चट्टानों का क्या करने लग जाता है? इरोजन, और एक टाइम पे ये इस पूरी चट्टान को कट कर देता है, लेकिन बहेगा यहीं से। ठीक है। और अगर आपका ये क्या है, एक अध्यारोपित जल निकाशी तब बनती है जब घाटियों की प्रकृति और विशेषताएं और परिणाम स्वरूप विकसित धारा की प्रवाह दिशा ऊपरी भूवैज्ञानिक संरचना और संरचना पर अध्यारोपित होती है। तो ये वही बात है कि आपका ये जो इस तरीके का ड्रेनेज सिस्टम है या ये चैनल है, ये तब बनता है जब हमारी जो घाटियों की प्रकृति होती है, जो विशेषताएं होती हैं, उनके ऊपर हमारी जो स्ट्रीम है वो अध्यारोपित होती है, तो वो ये क्या कर देती है? कट कर देती है। ये होती है आपकी सुपर इम्पोज्ड ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है। इसके जो एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? सुपर इम्पोज का जो मेन एग्जाम्पल है वो है आपका सुवर्ण रेखा नदी। सुवर्ण रेखा नदी आपके छोटा नागपुर प्लेटू से बहती है। एग्जाम्पल लिख लो कि सुवर्ण रेखा नदी जो है वो एग्जाम्पल है आपके सुपर इम्पोज ड्रेनेज का। ओके। अब आ जाता है आपका ड्रेनेज पैटर्न। यहाँ तक अभी आपको ये जो ड्रेनेज पैटर्न के टाइप थे ये समझ में आ गए हैं। अब कुछ ड्रेनेज पैटर्न के टाइप हैं। इनमें सबसे पहला है आपका ट्रेलाइज्ड पैटर्न। ठीक है। इस ट्रेलाइज्ड पैटर्न को हिंदी में बोलते हैं जालीदार पैटर्न। जाली कैसे होती है? ऐसे ऐसे आपकी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ऐसे होती है ना जालीदार। ये होता है आपका ट्रिलाइज्ड पैटर्न या जालीदार आपका पैटर्न। अभी ट्रिलाइज्ड पैटर्न कैसे बनता है? ट्रिलाइज्ड पैटर्न बनता है जब आपकी एक मेन नदी में, ये आपकी मेन नदी है और इस मेन नदी में दोनों तरफ से क्या मिल रही हैं? ट्रिब्यूटरीज मिल रही हैं ऐसे। ठीक है। तो ये क्या बन गया? ये आपका ट्रिलाइज्ड पैटर्न बन गया, जालीदार पैटर्न बन गया। इसको हिंदी में बोलते हैं जब आपकी ट्रिब्यूटरी और जब आपकी ट्रिब्यूटरी यानी कि जब आपकी एक मेन नदी और मेन नदी में उसकी सहायक नदी उसके 90 डिग्री पर आकर मिलती है, तो जब जो पैटर्न बनता है तो उसको बोला जाता है ट्रिलाइज्ड पैटर्न। ठीक है। कि जालीदार जल निकासी पैटर्न सहायक नदियों और मुख्य परिणामी धाराओं के नेटवर्क द्वारा बनते हैं जो क्षेत्रीय ढलान का अनुसरण करते हैं और भूवैज्ञानिक संरचनाओं के साथ अच्छी तरह से संयोजित होते हैं। यानी कि इसमें जो आपकी नदी है ना वो जियोलॉजिकल यानी कि आपका ढाल के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करके रखती हैं। और ये पैटर्न तब बनता है जब आपकी मेन नदी में आपकी सहायक नदी 90 डिग्री पर मिलती है। इसको बोला जाता है आपका ट्रिलाइज्ड पैटर्न। ये देखो, आपसे ये तस्वीर दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि ये पैटर्न कौन सा पैटर्न है, तो ये पैटर्न है आपका ट्रेलीज ड्रेनेज पैटर्न या ट्रेलाइज ड्रेनेज पैटर्न। आ गया सबको समझ में ट्रेलाइज ड्रेनेज पैटर्न कौन सा है? जब हम ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ेंगे ना तो तब मैं उसमें बता दूंगी कि कौन सी रिवर कौन सा पैटर्न फॉलो करती है। ये जो ट्रिलाइज पैटर्न है ना, ये ट्रिलाइज पैटर्न जैसे आपकी कोस्टल नदियां है, देखिए ना, आपकी ये कृष्णा नदी है। ठीक है। इस कृष्णा नदी में आपकी जो है कृष्णा नदी की जो ट्रिब्यूटरी है वो ऐसे मिल रही है, तो ये क्या होता है? आपका ट्रिलाइज्ड पैटर्न होता है। आ गया ट्रिलाइज पैटर्न समझ में? ट्रिलाइज को बेटे अभी तो बताया हिंदी में बोलते हैं आपका जालीदार पैटर्न। जालीदार पैटर्न को बोला जाता है हिंदी में, ट्रिलाइज को हिंदी में बोला जाता है आपका जालीदार पैटर्न।
ठीक है, ये कहते हैं कि इस तरह के जो पैटर्न बनते हैं, इस तरह के पैटर्न सरल सिलवटों के क्षेत्र में विकसित होते हैं। ठीक है, यानी कि सच पैटर्न्स आर डेवलप्ड इन द एरिया ऑफ सिंपल फोल्ड्स, जहाँ पे क्या है, जहाँ पे आपकी जो रॉक्स है उसमें थोड़े बहुत जो फोल्ड होते हैं, वहां पे इस तरीके के जो पैटर्न है वो बनते हैं। ठीक है, जहां पे आपका पैरेलल एंटीक्लाइनिन रिजिस, ठीक है, यानी कि जहां पे आपकी एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन होती है लेकिन उनमें उभार जो है थोड़ा कम होता है, वहां पे ये ट्रेलाइज पैटर्न बनता है। ये क्या कहते हैं, आपकी बहुत सारी जो मास्टर स्ट्रीम है, यानी कि बहुत सारी आपकी जो मेन स्ट्रीम है वो एक सिंक्लाइनल वैली में आपकी डेवलप हो जाती हैं, और इस सिंक्लाइनल यानी कि इस सिंक्लाइनल वैली में ही आपकी मेन रिवर से बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज जो है जुड़ जाती है। ठीक है, इनको बोला जाता है आपका स्ट्राइक रिवर भी बोला जाता है, यानी कि आपका लॉन्गिट्यूडनल डिप से आपकी ये स्ट्राइक मिलती हैं, और इस वजह से आपका कैसा पैटर्न बनता है, ट्रेलीज पैटर्न बनता है। अब आपको एक चीज याद रखनी है कि जो आपका ये ट्रेलीज पैटर्न और आपका रेक्टेंगुलर पैटर्न होता है, आयतकार, रेक्टेंगुलर को बोलते हैं आयतकार पैटर्न, ये देखो ये आपका रेक्टेंगुलर पैटर्न, ये दोनों आपका सेम होता है। ठीक है, कि मेन रिवर में आपकी सब्सिक्वेंट रिवर मिलती है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, आपका जो ट्रेलीज पैटर्न है ना उसमें जो स्पेस है वो बहुत पास पास होता है, और जो ट्रेलीज पैटर्न है ना वो हार्ड रॉक पर बनता है, जबकि आपका जो रेक्टेंगुलर स्ट्रीम है, रेक्टेंगुलर पैटर्न में आपकी जो नदियां हैं वो दूर दूर होती हैं और राइट एंगल पर मिलती है बट स्पेस ज्यादा। देखो क्या डिफरेंस होता है यहाँ पे, देखो पहले मैं बना रही हूँ ट्रेलीज, ये आपका है मेन रिवर, ठीक है, और इस मेन रिवर में आपकी मिल रही हैं, ये कौन सी है, इस मेन रिवर में आपकी सहायक नदियां यानी कि ट्रिब्यूटरीज मिल रही हैं, बहुत पास पास होती हैं ये ट्रिब्यूटरी, और ये हार्ड स्ट्रक्चर पर आपका बनता है ट्रेलाइज या जालीदार पैटर्न। जबकि आपका आयतकार पैटर्न कैसे बनता है, इसमें भी आपकी मेन स्ट्रीम यानी कि मेन नदी और उसकी मेन नदी में सहायक नदी 90 डिग्री पर मिलते हैं, लेकिन इनमें स्पेस बहुत ज्यादा होता है, ये देखो इतना स्पेस होता है। ये सॉफ्ट रॉक पर बनता है और ये हार्ड रॉक पर बनता है। अब आपको डिफरेंस पता चला कैसे आपका ट्रिलाइज यानी कि जालीदार और आयतकार पैटर्न बनता है, यही मेन डिफरेंस होता है जो मैं आपको बता रही हूँ, इसके अलावा इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। आ गया बेटे समझ में सबको? जल्दी से बताओ। हाँ जी, ट्रेलीज, बिल्कुल ट्रेलीज के आपके मैंने आपको एग्जांपल दिए ना ट्रेलीज पैटर्न के। आ गया बेटे समझ में? और रेक्टेंगुलर, हाँ जी, रेक्टेंगुलर जो पैटर्न होता है वो आपका सॉफ्ट रॉक पर होगा, और आपका रेक्टेंगुलर पैटर्न का जो एग्जांपल है, देखो ये आपका जो
आपका जो ये रेक्टेंगुलर पैटर्न का एग्जांपल है वो है आपका विंध्यन जो माउंटेन है ना, आपके विंध्यन माउंटेन में जो आपकी रिवर फ्लो करती हैं, वहां पे जो पैटर्न आपका फॉलो होता है वो होता है आपका रेक्टेंगुलर पैटर्न। आया समझ में आप सबको? ठीक है, तो अब एक बार इसको पढ़ लेते हैं आयतकार में, यानी कि रेक्टेंगुलर पैटर्न में क्या लिखा है कि रेक्टेंगुलर पैटर्न शो सम डिग्री ऑफ रिजेंबलेंस टू ट्रिलाइज्ड ड्रेनेज पैटर्न, यानी कि रेक्टेंगुलर पैटर्न, मैम क्लास टाइमिंग एंड खाना बनाने की टाइमिंग सेम है, यानी कि आपकी क्लास 8 से 9 बजे होती है, उस टाइम पे आपको खाना बनाना होता है। प्रीति यही बोल रहे हो? नहीं बेटे, विंध्यन जो माउंटेन है उसमें बनता है रेक्टेंगुलर। आपका जो गंगा रिवर सिस्टम है उसमें रेक्टेंगुलर नहीं है, आपका डेंड्रेटिक पैटर्न है, जिसके कारण क्लास छूट जाती है। तो बेटे एक काम क्या करो, अगर आपको उस टाइम पे खाना बनाना होता है ना, बस मेरी जो वीडियो ना वो चला के रख लिया करो, ठीक है? क्योंकि पेपर ये आप 6 बजे वाली क्लास तो अटेंड कर सकते हो ना प्रीति? 6 बजे वाली क्लास क्यों नहीं अटेंड करते? उसमें आया करो, 6 से 7 बजे भी होती है और आपकी 8 से 9 बजे भी होती है, 2 क्लास होती हैं। ठीक है, और इसको अगर आपको नहीं होता है ना तो आप रिकॉर्डेड क्लास देख लिया करो, और फिर कोई डाउट आता है ना तो आप मुझसे पूछ लिया करो, क्योंकि जो टाइम है ना वो चेंज नहीं हो सकता है, टाइम आपका यही रहेगा। अदरवाइज टाइम चेंज हो सकता तो मैं आपके लिए टाइम चेंज कर देती। बेटे देखो, कुछ पाने के लिए हमें कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग होगा, हमारे अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं होता है, ठीक है? और अगर आप ये बोलते हो कि मैम 11 बजे क्लास ले लिया करो, तो फिर मैं 11 बजे भी आपकी क्लास ले लूंगी। आप ये बोल दो मेरे को, मैं 11 से 12 बजे आपका टाइम कर दूंगी। सेकंड क्लास है, एक क्लास 6 से 7 और दूसरी 11 से 12 बजे। अगर आप सब लोग रेडी हो कि 11 बजे मैम हम ज्वाइन कर सकते हैं, तो मैं 11 बजे भी आपकी क्लास ले लूंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब वो आपको बताना है कि आप 11 से 12 बजे सुबह कितने बजे लोगे, सुबह अर्ली मॉर्निंग। बेटे सुबह सुबह सबका ज्वाइन नहीं हो पाता है, क्योंकि मैं मेरे को सुबह जाना होता है, तो वहां पे वो सुबह वाला टाइम एडजस्ट नहीं हो पाता है। बेटे मैं आपको बोल रही हूँ, अगर आपको 8 से 9 बजे का टाइम सुटेबल नहीं हो रहा तो फिर 11 से 12 बजे क्लास रख लेते हैं ना, वो सुटेबल है आप सबको। देखो पढ़ना आपको है, मुझे मुझे क्लास देने में कोई डाउट नहीं है, 11 बजे मैं एडजस्ट कर सकती हूँ आपके लिए। 11 बजे सबको ठीक लग रहा है? हाँ जी बेटे, मेरे को जाना होता है, तो इसलिए मैं आपको, मेरा 4 बजे तक का जो टाइम है ना वो फिक्स होता है, तो मैं 4 बजे के बाद ही क्लास दे पाती हूँ। इसलिए मैंने आपकी क्लास का एक टाइम 6 से 7 बजे रख रखा है और दूसरा आपका 8 से 9, क्योंकि वो टाइम ऐसा होता है कि आप एक्टिव होते हो। 11 बजे फिर सबको नींद आने लग जाती है, ठीक है? और कोशिश किया करो कि आप 10 बजे तक सारी क्लास खत्म होने के बाद अपने नोट्स बना लो, आप प्रिपेयर कर लो और रिवीजन कर लो।
हाँ जी, पढ़ाती हूँ, अजय पढ़ाती हूँ। तभी तो टाइम नहीं मिल पा रहा, नहीं तो मैं आपकी क्लास जो है पहले सुबह होती थी, मैं सुबह भी ले सकती थी। अब क्योंकि थोड़ा टाइम एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। दिन में नहीं बेटे, दिन में क्या पॉसिबल नहीं है, छुट्टी वाले दिन पॉसिबल हो सकता है। छुट्टी वाले दिन अगर आप बोलो कि 8 से, छुट्टी वाले दिन मैं आपकी 8 से 9 बजे कैंसिल कर देती हूँ। संडे को भी मैं आपकी दिन में ले सकती हूँ, क्योंकि मैं उस दिन सुबह पॉसिबल ही नहीं है बेटे, मेरे को सुबह 6:30 बजे उठना होता है और उसके बाद मेरे को चले जाना होता है, क्योंकि थोड़ा सा दूर है यहाँ से, तो मेरे को 1-1.5 घंटा लगता है जाने में, और फिर आने में भी 1-1.5 घंटा लगता है। मेरी एक बात सुनो, अगर आपका ये टाइम फिक्स नहीं हो पा रहा ना, देखो चलो कोई बात नहीं, 8 से 9 बजे खाना बनाना होता है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप उस टाइम पे खाना बनो। लेकिन अगर फिर आपका 1 घंटे में खाना पीना सब हो जाता है ना, तो 9 बजे फिर आपकी जो ये क्लास है ना, आपकी जितनी क्लास छूट गया आप उनको रेगुलर देखा करो। 6 बजे वाली क्लास तो सब ले सकते हैं, ठीक है। मैम मैप्स, अच्छा मैप आपका हम परसों करते हैं मैप, क्योंकि परसों छुट्टी है, तो छुट्टी वाले दिन हम जो है नॉर्थ अमेरिका का एक कवर कर लेते हैं। फिर मैंने आप लोगों को बोला था कि एक जो टेलीग्राम है, जो जो बच्चे लेना चाहते हैं ना, टेलीग्राम पे मैसेज कर दो, मैं फिर उनको एक ग्रुप में ऐड कर लूंगी। बेटे वो मैं इस परसों इसलिए कह रही हूँ क्योंकि परसों छुट्टी है, रक्षाबंधन है ना, तो उस दिन छुट्टी है, तो मैं उस दिन आपको दे सकती हूँ। हाँ जी, एटलस लेके रख लो, ऑक्सफोर्ड एटलस। स्टूडेंट की जो ऑक्सफोर्ड वाली एटलस है वो लेके रख लो, मैं आपको नोट्स अपने आप सेंड कर दूंगी, ठीक है। मेरे आप देखो, मैं आपको ये प्रीति, मैं आपको ये बोल रही हूँ, और सविता, अगर आपको 8 से 9 बजे खाना बनाना होता है तो आप उस टाइम खाना बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर 9 बजे अगर आपको पढ़ाई पे बैठ गए ना, तो 9 बजे से 3 बजे तक फिर पढ़ाई से नहीं उठना है। और ऐसा नहीं है कि 9 से 3 बजे आप लट के ले रहे हो, बिल्कुल एक्टिवली पढ़ना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि बीच में 10-15 मिनट की नींद आ रही है तो ले लो नींद, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर वो 10-15 मिनट या 20 मिनट जितनी भी आपको नींद आती है, उठने के बाद फिर से एक्टिवली पढ़ना, कि जितना आपने पढ़ा है वो दिमाग में घुस जाए, उसको भूलो नहीं। आप बार बार रिवीजन करनी है, जब तक बार बार रिवीजन नहीं करोगे दिमाग में वो चीजें सेट नहीं होगी बेटे, ठीक है। कोई बात नहीं, आपकी एक क्लास तो लाइव ली जाती है ना, 6 से 7 बजे वाली ली जाती होगी आपकी लाइव क्लास, उसमें सब आया करो, सब ज्वाइन किया करो, ताकि एक क्लास का बर्डन कम हो। अगर आप उसको दोबारा भी देखो, मैक्सिमम आपकी कितनी क्लास हो जाएंगी, ये लगा लो मैक्सिमम आपकी 200 क्लास तक सारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। 170 लगा लो, 180 लास्ट है, उसमें आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ये कोशिश करो कि उन 180 की 180 क्लास को आप 2 से 3 बार देखो, 3 से 4 बार भी हो जाए, आपको रिवीजन इतना तगड़ा हो जाएगा, मेरी आवाज सुन सुन के आपको इतना रिवाइज हो जाएगा, और फिर आप नोट्स बनाओगे और उनको पढ़ोगे ना, तो आपका पेपर वैसे ही क्लियर है। फिर हमारा जो नवंबर का पूरा महीना है ना, उसमें हम पूरे में क्या करेंगे, पीवाईक्यू, क्योंकि अब 2 क्लास शुरू हो गए, तो हमें अक्टूबर तक अपना सिलेबस कवर करना है। अब देखो 4 से 5 क्लास और रहती है, और आपकी जियोमॉर्फोलॉजी खत्म। सिर्फ आपकी 6 क्लास में, 6 से 6 दिन में, यानी कि 12 क्लास में आपका ओशनोग्राफी खत्म हो जाएगा। 7 दिन में क्लाइमेटोलॉजी खत्म कर दूंगी मैं, ठीक है। तो अब आगे पढ़े। और मैप का देखो, मैंने आपको बोला जो जो मैप की क्लास लेना चाहता है ना, क्योंकि आपकी ऐप पर अवेलेबल नहीं है वो, आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, वहां पे ग्रुप बना लो, ठीक है। ग्रुप बना, वहां पे मैं ग्रुप बना दूंगी, और फिर उसमें आपकी जो एक क्लास का लिंक है वो मैं भेज दूंगी, और वहां पे आपको मैप में करवा दूंगी, ठीक है। मैप की क्लैरिटी नहीं होगी तो आपको ये ज्योग्राफी नहीं समझ में आएगी, जब तक लोकेशन आपको याद नहीं होगी ना बेटे, तो आपको नहीं समझ में आएगा। मैं बना तो दूंगी, लेकिन मेरे को मैसेज तो करो टेलीग्राम पर, ग्रुप तो मैं बना दूंगी, किस किस को लेना है, यशवंत है, अजय है, और भी कौन है जो लेना चाहता है वो मेरे को मैसेज करो, मैं यशवंत अजय को ग्रुप में ऐड कर दूंगी। बाकी रुचि है, रुचि भी लेना चाहते हैं, 3 बच्चों ने उस दिन मेरे को बोला था।
3 बच्चों ने उस दिन मेरे को बोला था मैं आपकी क्लास श्योरली शुरू करूंगी, वो मेरे को ध्यान है बेटे, लेकिन मेरे को मैसेज तो करो, आप मैसेज करोगे तभी तो मैं आपका करूंगी ना आगे कुछ। चलो अब आगे पढ़ते हैं। अजय भी लेंगे, हाँ जी अजय मैंने आपका नेम बोल दिया बेटे। तो अब आगे शुरू करें। आपका रेक्टेंगुलर पैटर्न हो गया, ट्रेलीज पैटर्न हो गया। देखो ये रेक्टेंगुलर पैटर्न में पहली ही लाइन क्या है कि रेक्टेंगुलर पैटर्न कुछ हद तक ट्रिलाइज जो ड्रेनेज पैटर्न है उससे मिलता है। हिंदी में देख लो, आयतकार पैटर्न कुछ हद तक जालीदार जल निकासी पैटर्न से समानता दर्शाता है, क्योंकि दोनों पैटर्न में सहायक नदियां अपनी मुख्य धाराओं से लगभग समकोण पर जुड़ती हैं, लेकिन जालीदार पैटर्न में संगम कोण चट्टान के तल के प्रहार और डुबकी कोण द्वारा निर्देशित होता है, जबकि यह निर्धारित होता है आयताकार पैटर्न में चट्टानों की कमजोरियों की रेखाओं द्वारा, यानी कि आपके फ्रैक्चर और जोड़ों के द्वारा। इंग्लिश में देख लो कि आपके ये कहते हैं कि देखो दोनों राइट एंगल पर मिलती हैं, वहां पे बनता है आपका रेक्टेंगुलर और ट्राइलाइज पैटर्न। लेकिन आपका जो ट्रिलाइज पैटर्न होता है ना उसमें क्या होती है, उसमें आपका जो पैटर्न होता है वो स्ट्राइक और डिप। देखो मैंने आपको बताया था ना, ये होती है आपकी स्ट्राइक और ये होता है आपका डिप। ये जो हॉरिजेंटल लाइन होती है ये होता है आपका स्ट्राइक और ये होता है आपका डिप। लेकिन वही आपका जो ये रेक्टेंगुलर पैटर्न है इसमें आपके फोल्ड्स और जो फ्रैक्चर और जॉइंट्स होते हैं ना वो वहां पे वीकनेस को शो करते हैं, ये बताया गया आपके रेक्टेंगुलर पैटर्न में। अब आपको रेक्टेंगुलर पैटर्न और ट्रिलाइज पैटर्न का जो मैंने डिफरेंस क्रिएट किया वो आप सबको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट ये देखो, ये रहा आपका ट्रिलाइज पैटर्न, कंपैरिजन करके दिखा रखा है। ट्रिलाइज पैटर्न देखो और ये है आपका रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है। ट्रिलाइज पैटर्न में देखो आपकी नदियां कितनी पास पास बनी है, कितनी पास पास मिल रही हैं, वही इस रेक्टेंगुलर में देखो कितनी दूर दूर मिल रही हैं, ठीक है। ये मेनली डिफरेंस आपके रेक्टेंगुलर में और ट्रिलाइज में यही डिफरेंस है। बाकी इसमें ट्रिलाइज और रेक्टेंगुलर दोनों बनते कैसे हैं, मेन रिवर में जब सहायक नदी 90 डिग्री पर आकर मिलती है, ठीक है। अब आपका है डेंड्रेटिक पैटर्न। अब ये डेंड्रेटिक पैटर्न को हिंदी में क्या बोलते हैं, डेंड्रेटिक पैटर्न, या इसको हम पेड़ के आकार का जल निकासी भी बोलते हैं। इसमें आपका कैसे बनता है ये डेंड्रेटिक पैटर्न, यानी जैसे आपकी पेड़ की टहनियां होती है ना ऐसे, ठीक है। पेड़ के आकार की सतह पर जल पृथ्वी की सतह पर पाया जाने वाला सबसे आम और व्यापक पैटर्न है, और पैटर्न को इस आधार पर डेंड्रेटिक कहा जाता है कि ट्रंक या मास्टर स्ट्रीम के विभिन्न ऑर्डर और परिणाम की सहायक नदियों का नेटवर्क एक पेड़ की शाखा और जड़ों जैसा दिखता है। यानी कि इसमें क्या होता है, आपकी ये मेन रिवर है, इस मेन रिवर में आपकी जैसे ये 2 ऑर्डर की स्ट्रीम है, फिर इसने मिलके एक बनाई, फिर यहाँ से 2 मिली, यहाँ से 2 मिली, फिर एक बनी, ये मिलके फिर मेन रिवर में गिरती है, ठीक है। ऐसा ही होता है ना। तो इस तरीके से आपका जो पैटर्न होता है वो कैसा होता है, डेंड्राइटिक, आपके पेड़ के आकार का, जैसे आपके पेड़ की जड़ निकली होती है ऐसे जो पैटर्न होता है इसको डेंड्रेटिक पैटर्न बोला जाता है, और ये सबसे कॉमन पैटर्न है, ठीक है। इसमें आपका ये कब बनता है ये पैटर्न, जब आपकी जो लिथोलॉजी है वो क्या होती है, सेम होती है, या क्षैतिज या बहुत धीरे धीरे आपके डुबकी वाले स्तर या रोलिंग व्यापक आकृति के क्षेत्र होते हैं। हाँ जी बिल्कुल मैम, लीफ यशवंत बिल्कुल लीफ स्ट्रक्चर बोल सकते हो। जैसे आपके लीव के अंदर वो आपने देखा है कभी, अगर आपने लीव ध्यान से देखी हो तो उसमें वो बनी होती है लाइन लाइन सी बनी होती है। ये देखो ये आपका ये क्या है, आपका डेंड्रेटिक पैटर्न है, कैसे पत्ती जैसे ऐसे बना हुआ है। आपके इसमें कैसे बनता है कि शुरुआत में 2 नदियां मिलती हैं, 2 नदियां मिलके फिर एक नदी बनाती है, ठीक है। फिर इसमें भी आके जो है 2 नदियां मिल जाती है,
और फिर इससे एक नदी मिलती है, फिर इसमें भी आके एक नदी मिलती है। तो ऐसे आपका ये जो पैटर्न है ये क्या है, बनता रहता है। ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है आपका ट्रिलाइज्ड, इसको बोला जाता है आपका डेंड्रेटिक पैटर्न, या इसको ट्री शेप ड्रेनेज पैटर्न भी बोलते हो। ठीक है, आपकी जो डेक्कन प्लेटू की रिवर है, यानी कि आपकी डेक्कन प्लेटू की महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, दामोदर, ये किस तरीके का आपका पैटर्न बनाती है, ये आपका डेंड्रेटिक पैटर्न बनाती है। ठीक है, ये कहाँ पे बनती है, ये बनती है जहां पे जो एरिया है, लिथोलॉजी है वो सेम होगी। लिथोलॉजी यानी कि आपका स्ट्रक्चर, हर जगह या तो आपकी सॉफ्ट रॉक ही होंगी, हर जगह या आपकी हार्ड रॉक ही होंगी। ठीक है, आपका जो स्लोप होगा वो बहुत जेंटल होगा, यानी कि ढाल ज्यादा नहीं होगा, कम ढाल होगा। ठीक है, ये माउंटेनस एरिया में, यानी कि माउंटेन एरिया में और हिली एरिया में इस तरीके के जो पैटर्न है वो बनते रहते हैं। अब आपका ये है रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। अब ये रेडियल ड्रेनेज जो पैटर्न है ना, इसको आप सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न भी बोल सकते हो। हिंदी में रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, जिसे केंद्र प्रसारक पैटर्न के रूप में भी जाना जाता है। अब इसमें कैसी मूवमेंट होती है, आउटवर्ड मूवमेंट, यानी कि एक सेंटर से, ये आपके एक सेंटर से बाहर की तरफ आपकी ये कैसा पैटर्न हो सकता है, जहां पे एक पहाड़ी है, मान लो एक पहाड़ी है, इस पहाड़ी से आपकी सारी नदियां जो है निकलती हैं, ये होता है आपका रेडियल ड्रेनेज पैटर्न या आपका सेंट्रीफ्यूगल ड्रेनेज पैटर्न। ये उन धाराओं द्वारा बनता है जो सभी दिशाओं में एक केंद्रीय उच्च बिंदु से निकलती है। यानी कि ये कैसे बनता है आपका रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, जब आपकी सभी नदियां एक हाई पॉइंट से, यानी कि एक ऊंचे उठे पॉइंट से, एक बिंदु से जब निकलती है और सभी डायरेक्शन में फैल जाती हैं, इसको बोला जाता है आपका रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। और ये जो आपका ऊंचा उठा हुआ कोई ये जो पार्ट है, ये आपका कोई ज्वालामुखी कौन हो सकता है, कोई आपकी बैथोलिथ रॉक हो सकती है, आपकी कोई पहाड़ी हो सकती है, कोई छोटी लैंड हो सकती है, मैसा हो सकती है, कोई लेकोलिथ हो सकता है। ठीक है, आ गया समझ में। और आपका इस रेडियल ड्रेनेज पैटर्न का जो एग्जाम्पल मिलता है वो श्रीलंका में जो ड्रेनेज पैटर्न है, और साथ ही साथ आपकी जो सुवर्ण रेखा नदी है, कहाँ की, आपकी छोटा नागपुर प्लेटू की, आपकी कारो रिवर है, वो इस तरीके का ही पैटर्न बनाती है, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, या जिसको सेंट्रीफ्यूगल ड्रेनेज पैटर्न भी बोला जाता है। ये देखो यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रखे, आपका हजारीबाग प्लेटू, कहाँ पे आपका हजारीबाग प्लेटू, आपका छोटा नागपुर प्लेटू के एक पार्ट को हजारीबाग प्लेटू ही बोला जाता है। ठीक है, ये आपको एग्जांपल दे रखे हैं, ये पढ़ लेना। माउंट आबू जो है राजस्थान में, वहां पे भी जो ये स्ट्रक्चर है आपका कौन सा पैटर्न है, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न है। बहुत इजी सा है आपका ये, है ना। आप देखो, ये हो गया रेडियल ड्रेनेज पैटर्न की एक ऊंचे उठे हुए भाग से नदियां आपकी चारों तरफ फैल रही हैं, ये होता है आपका रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। हाँ जी, झारखंड में है, बिल्कुल सही सविता। ये देखो यहाँ पे भी आपका क्या है, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, कि आपका एक ऊंचा उठा हुआ भाग है, ये ऊंचा उठा हुआ भाग कोई माउंटेन हो सकता है, और उस माउंटेन से आपकी सारी नदियां क्या है, निकलती है और चारों दिशाओं में फैलती है, इसको बोला जाता है आपका रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है, इसमें आपकी आउटवर्ड मूवमेंट, यानी कि बाहर की ओर मूवमेंट होती है। अब नेक्स्ट है आपका सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न, या इसको इनलैंड ड्रेनेज पैटर्न भी बोलते हैं, और ये आपका रेडियल ड्रेनेज पैटर्न और सेंट्रीफ्यूगल ड्रेनेज पैटर्न के अपोजिट में है। कैसे, इसको हिंदी में देख लो, सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न, जिसको अंतर्देशीय जल निकासी पैटर्न भी बोलते हैं, और ये रेडियल जल निकासी पैटर्न के विपरीत है, क्योंकि यह उन धाराओं की विशेषता जो एक बिंदु पर एकत्रित होती हैं।
अब इसमें क्या होता है, सभी आपकी जो धाराएं यानी कि सभी आपकी जो स्ट्रीम है वो एक पॉइंट पर आकर मिल जाती हैं, उसे बोला जाता है आपका मैम किस पहाड़ी से एक साथ निकलती हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो सुवर्ण रेखा नदी है, आपकी कांची नदी है, कारो नदी है, वहां का जो आपका रेड पैटर्न है वो रेडियल पैटर्न है, यानी कि वो एक पहाड़ी से निकलती है और चारों तरफ फैलती है। ऐसा नहीं है कि उस पहाड़ी पे सिर्फ सुवर्ण रेखा नदी होगी। ठीक है, अभी मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाऊंगी। ठीक है, टेंशन मत लो, लाइव एग्जांपल देखेंगे, अभी सर्च करके पढ़ेंगे, सारे दिखाऊंगी। अभी सेंट्रीपीटल आ गया समझ में। सेंट्रीपीटल में क्या है, सारी नदियां आकर एक पॉइंट पर मिल जाती है, और इसका एग्जांपल आपकी जो नेपाल की काठमांडू वैली है, वहां पे उस पहाड़ी में आके सारी नदियां एक जगह मिल जाती है, उसको बोला जाता है सेंट्रीपीटल या इनलैंड ड्रेनेज बेसिन, ड्रेनेज पैटर्न। आ गया समझ में। ये देखो, ये सभी आके एक जगह पे मिल जाती हैं, इसको बोला जाता है आपका सेंट्रल पीटल ड्रेनेज। ये देख लो इसको। अब नेक्स्ट है आपका एनुलर ड्रेनेज पैटर्न। देखो, इस एनुलर ड्रेनेज पैटर्न को सर्कुलर पैटर्न भी बोलते हो, और ये कब फॉर्म होता है, आपका पहाड़ी रीजन पर, पहाड़ों पर जब नदियां चलती हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे आपकी, तो ये आपका एनुलर ड्रेनेज पैटर्न मोस्टली आपका कहाँ पे बनता है, जहां पे आपका या तो आपके माउंटेन एरिया में, या जब चट्टाने, या जब बन सकता है जब आपकी एक चट्टान कैसी हो, एक आपकी हार्ड रॉक, फिर एक आपकी सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक सॉफ्ट रॉक। तो ये जो सॉफ्ट रॉक है इसका क्या हो जाएगा, इरोजन हो जाएगा, सिर्फ हार्ड रॉक बच जाएगी, और यहाँ पे आपकी फिर क्या है, ये पैटर्न बनेगा आपका एनुलर पैटर्न। ठीक है, देख लो यहाँ पे ये लिख रखा है, जहां पे ऑल्टरनेट बैंड हो गए हार्ड और सॉफ्ट रॉक के, वहां पे आपका ये एनुलर ड्रेनेज पैटर्न बनेगा। ठीक है, हिंदी में देख लो, जिसमें कठोर और नरम रॉक बेड के वैकल्पिक बैंड की एक श्रृंखला होती है, वहां पे आपका ये वलयाकार, या पहाड़ों में जब आपका एक हार्ड रॉक एक सॉफ्ट, एक हार्ड रॉक एक सॉफ्ट रॉक होती है, वहां पे भी आपका ये जो एनुलर ड्रेनेज पैटर्न है वो बनता है। ठीक है, देखो यहाँ पे दे रखा है द डिफरेंशियल इरोजन ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक, यानी कि अलग अलग तरीके से हार्ड और सॉफ्ट रॉक का जब इरोजन होता है, तो उसकी वजह से आपकी क्या बन जाती है, रिंग जैसी क्या है, आकृति बन जाती है, और उसको बोला जाता है आपका सर्कुलर ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है, ये आपका बिहार के सोनापट डोम है बिहार का, वहां पे ये एनुलर ड्रेनेज पैटर्न देखने को मिलता है। ये देखो, ये रहा आपका एनुलर ड्रेनेज पैटर्न। ये हार्ड रॉक सॉफ्ट रॉक, जो आपकी उठी हुई है रॉक दिख रही है आपकी कैसी है, हार्ड रॉक, और जो ये नीचे अंदर धस गई है आपकी सॉफ्ट रॉक है। ठीक है, ये जो सर्कल में आपका पैटर्न डेवलप होता है इसको बोला जाता है आपका एनुलर या सर्कुलर ड्रेनेज पैटर्न। अब है आपका बार्ब्ड ड्रेनेज पैटर्न। अब ये बार्ब्ड ड्रेनेज पैटर्न कब बनता है, ये बहुत ही कम देखने को ये ड्रेनेज पैटर्न मिलता है, और ये तब मिलता है जब आपकी जो ट्रिब्यूटरी है अपोजिट डायरेक्शन में, जब आपकी जो ट्रिब्यूटरी है वो अपोजिट डायरेक्शन में बहे। ये जल्दी से मेरे को बताओ कि ये किस में था, जब आपकी ट्रिब्यूटरी मेन रिवर की अपोजिट डायरेक्शन में बहती है, ये कौन सा आपका टाइप है ड्रेनेज पैटर्न का जो अभी हमने पढ़ा है, जल्दी से बताओ। और इसको हम हुक शेप बैंड भी बोलते हैं। देखो, ये कब बहता है, जब आपकी मेन स्ट्रीम तो इस डायरेक्शन में बहती है, हाँ जी, जैसे आपकी पहाड़ों में देखिए ना आपकी रिवर, वो होता है आपका, पहाड़ गोल होते हैं ना, और पहाड़ों से ही आपकी नदियां निकल के आती है, वो पैटर्न आपका पहाड़ों में होता है एनुलर या आपका सर्कुलर ड्रेनेज पैटर्न।
ये मेरे को बताओ, ये आपको मैंने बताया था कि मेन रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में जो रिवर बहती है तो उसको क्या बोला जाता है? ओ ओ, वेरी गुड अजय। ऑब्सिक्वेंट रिवर, आपकी ऑब्सिक्वेंट स्ट्रीम। तो ये बार ड्रेनेज पैटर्न तब बनता है जब आपकी रिवर मेन रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में बहती हैं। जब ट्रिब्यूटरी मेन रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में बहेंगी तो आपका बार्ड ड्रेनेज पैटर्न बनेगा। आ गया समझ में? इसको हिंदी में बोलते हैं, बार्ड को कांटेदार जल निकासी पैटर्न। ठीक है, ये देखो ऐसे बनेगा, ये मेन रिवर, ये आपकी अपोजिट रिवर। ठीक है, अब आपका है पाइनेट, आपका क्या है? पाइनेट ड्रेनेज पैटर्न। देखो, ये आपका बार्ड ड्रेनेज पैटर्न है। आपका जो जनरल पैटर्न होता है, देख लो यहाँ पे, आपका रिवर का जनरल पैटर्न होता है कि ये मेन रिवर है और इसी फ्लो में आपकी ट्रिब्यूटरी आ रही है। ठीक है, लेकिन बार ड्रेनेज पैटर्न में क्या होता है कि आपकी ये मेन रिवर जा रही है लेकिन इसके अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे आपकी ट्रिब्यूटरी जा रही है। ये होता है, ये आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है यहाँ पे आपको, एक जनरल ड्रेनेज पैटर्न में और बार्ड ड्रेनेज पैटर्न में। आया बेटे समझ में? ये आपको जो एरो दिख रही है ना ऑरेंज कलर से, ये आपको दिखा रही है आपकी ऑब्सिक्वेंट रिवर। ये देखो, ये आपकी ऑब्सिक्वेंट रिवर है। आपकी मेन रिवर की डायरेक्शन तो ये है, लेकिन किस डायरेक्शन में जा रही है? ये इस डायरेक्शन में। जाना इसको किस डायरेक्शन में चाहिए था? जाना तो चाहिए था इसको ऐसे डायरेक्शन में, जैसे आपकी नदी की डायरेक्शन में मिलना चाहिए था, बट जा रही है ये ऐसे। ठीक है, अब आपका है ये पीनेट ड्रेनेज पैटर्न। पीनेट ड्रेनेज पैटर्न कैसे डेवलप होता है? डेवलप इन अ नैरो वैली। ठीक है, नैरो वैली यानी कि आपकी बहुत ज्यादा जो भीड़ी खाई होती है उसमें ये बनते हैं। ऐसे आपका ये होता है और ऐसे आपकी नदियां जो है अलग अलग हो जाती है। ऐसे आपको जो पैटर्न बनता है इसको बोला जाता है पाइनेट ड्रेनेज पैटर्न। ये कहते हैं, जो आप हिंदी में देख लो, समांतर कटक के खड़ी किनारों से निकलने वाली सहायक नदियां, यानी कि ये आपकी कटक है और इस कटक के सहारे से आपकी जो सहायक नदियां है वो निकल जाती है। इसको बोला जाता है आपका पाइनेट ड्रेनेज बेसिन या पैटर्न। ठीक है, ये देखो, ये रहा आपका पाइनेट ड्रेनेज बेसिन। ये आपका एक खड़ी शाखा है और इस खड़ी शाखा से क्या है, आपका जो सहायक नदियां वो निकल गई। इसको बोला जाता है पाइनेट ड्रेनेज पैटर्न। अब आपका एक ये लास्ट, ये है हैरीबोन्ज पैटर्न। अब हैरीबोन्ज पैटर्न में जैसे आपकी बॉडी के अंदर रिब होती है ना, रिब, या आपकी मेन रिवर, और इस मेन रिवर में पैरेलल दिशा से आके जो है दोनों मिल जाती हैं, एक मेन स्ट्रीम में सारी नदियां मिल जाती है, उसको बोला जाता है हैरीबोन्ज ड्रेनेज पैटर्न। इसको आप रिब पैटर्न भी बोलते हैं, जैसे आपकी ह्यूमन की होती है, ह्यूमन बीइंग की जो रिब होती है। ये कब डेवलप होता है? आपके पहाड़ी एरिया में, जहां पे आपकी जो वैली होती है, वैली में आपकी पैरेलल रिजेस हैविंग स्टीप हिल्स स्लोप। ठीक है, जैसे आपका झेलम रिवर है कश्मीर में, वो इस तरीके का जो पैटर्न है वो बनाती है। इसमें क्या होता है, आपकी जो मेन रिवर है ना, मेन रिवर में आपकी जो ये ट्रिब्यूटरी है वो क्या है, आपकी मेन रिवर में ट्रिब्यूटरी आकर मिल जाती हैं पैरेलल। ठीक है, इसको बोला जाता है हैरीबोन्ज ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है, आ गया आपको हैरीबोन्ज ड्रेनेज पैटर्न। अब एक होता है आपका पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न। पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है? देखो, इसमें आपकी नदियां एक एक दूसरे के समांतर बह रही हैं ना पैरेलल।
आपकी इस तरीके की जो नदियां, वो देखो, ये आपका इंडिया है, इंडिया का ये जो है वेस्टर्न कोस्ट, इसमें देखो यहाँ पे पहले महानदी, महानदी के बाद आपकी कौन सी है, कृष्णा, महानदी, महानदी के बाद आपकी गोदावरी, गोदावरी के बाद आपकी कृष्णा, कृष्णा के बाद कावेरी। ये देखो ये पैरेलल, एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, ठीक है, समांतर है, एक दूसरे के समान है। इसको बोला जाता है आपका पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न। और ये अपने रीजनल स्लोप को फॉलो करती हैं, इसलिए इनको क्या है, कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम भी बोला गया है इनको, ठीक है। फॉलो द रीजनल स्लोप, रीजनल स्लोप को फॉलो करती हैं। इनका जो स्लोप होता है ये यूनिफॉर्म एरिया होता है, ठीक है। देखो, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान में समांतर जल निकासी पैटर्न के कई उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, जहां पे नदियां पश्चिमी घाट के पश्चिमी किनारों से अपना स्रोत लेने के बाद सीधे पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में मिल जाती है। और भारत के पूर्वी तटीय मैदानों पर भी समांतर जल निकासी का पैटर्न विकसित हुआ है। अब बताओ, यहाँ तक ये जो हमारा टॉपिक है ये कंप्लीट हो रहा है, ये सारे पैटर्न आपको क्लियर है? ये सारे पैटर्न बेटे आप लोगों को क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनकी रिवीजन करो, नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ। क्लियर है सबको? ये नोट्स जो है मैं आपके अपलोड कर दूंगी, ओके। और आपका अब एक जो 11:30 बजे के आसपास मैं आपके जो नोट्स हैं वो अपलोड कर दूंगी। क्लियर है? आपको यहाँ पे अगर कोई भी डाउट है ना, यहीं पे मुझसे क्लियर कर लिया करो बेटे, ताकि बाद में आपको कोई इश्यू ना हो और आप आराम से नोट्स प्रिपेयर करके उनकी रिवीजन करो। हाँ जी, मैं ग्रुप बना दूंगी, लेकिन जिनको पहले तो आप मेरे को बेटे मैसेज करो, तो करो कौन कौन जो वो है मैथ का सीखना चाहता है, वो मेरे को मैसेज कर दो। 2 बच्चे का तो नाम पता है मुझे, अजय और यशवंत। अजय और यशवंत के अलावा भी जो है वो मेरे को मैसेज करेंगे ना टेलीग्राम पे, तो ही तो मैं बता पाऊंगी, फिर क्लास करते शुरू करनी है। आपका गुजरात सेट भी निकल चुका है, गुजरात से कोई बच्चा तो उसने फिल किया है? फिल करो बेटे, जरूर करा करो फिल। ठीक है, अगर और किसी चीज के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप वो पूछ लेना। और साथ ही साथ आपका ये मैप वाला चीज मैं क्लियर कर दूंगी परसों, क्योंकि छुट्टी है तो मैं आपकी, अच्छा गुजरात सेट तो सिर्फ गुजरात वाले ही भर सकते हैं, ऐसा ऐसा उसमें दे रखा है आपको लिख के। कोई नहीं, आपकी बहुत सारी जो स्टेट है ना वो सेट निकलते हैं, जैसे आपका एमपी सेट निकलता है, राजस्थान सेट निकलता है, ठीक है। आपको आपका नेट एग्जाम तो निकलता ही निकलता है, उसके अलावा आप ये भी देते रहा करो पीएचडी के जो एग्जाम है। अभी तो आप जो, नहीं मैम ये मेरा क्वेश्चन है, अच्छा आपका ये क्वेश्चन है। नहीं बेटे ऐसा कुछ नहीं होता है, गुजरात सेट कोई भी दे सकता है। आपका जो भी कैंडिडेट जिसने मास्टर डिग्री कंप्लीट कर ली है, कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड अ मास्टर डिग्री
और वो जो है एलिजिबल है इस एग्जाम को देने के लिए 55% जो है मार्क्स होने चाहिए, उसके बाद जो है आप ये सेट एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, तो अब मिलते हैं कल 6 बजे क्लास है, नया टॉपिक शुरू करेंगे, फ्लूवियल जियोमॉर्फोलॉजी टॉपिक शुरू करवाऊंगी, और इसमें आप रिवर के द्वारा आपके जो इरोजन और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बनते हैं वो पढ़ने हैं। ठीक है, 4 दिन आपके, 2 दिन में अब ये 4 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, ठीक है बेटे, थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं कल। ऑल स्टेट, हाँ जी बिल्कुल, सभी स्टेट के जो पीपल है वो एलिजिबल है, तो कोई भी दे सकता है, किसी भी स्टेट का सेट आप दे सकते हो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आप सेट नहीं दे सकते हो। ओके बाय यशवंत, टेक केयर एवरीवन।